नमस्कार बच्चों। आज हम लिपि के बारे में बात करने जा रहे हैं। भाषा, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा का अर्थ है कहना। जब हम बात को कहते हैं तो हमारे उच्चारण अवयवों के द्वारा उच्चरित जो ये ध्वनियाँ हैं वो भाषा हैं। इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये लिखित रूप लिपि कहलाता है। यानी कि भाषा का संबंध जो है वो ध्वनियों से है, और जब वही ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो ये रूप लिपि कहलाता है। लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर प्रदत्त है लिपि। लिपि का जो विकास हुआ है उससे पहले ईश्वर ने लिपि बनाई। हमारे यहाँ भी ये माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई है। इस तरह से लिपि के संबंध में अलग अलग मत हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर ने इसे बनाया हो। मानव की आवश्यकताओं ने ही इस लिपि को बनाया है और धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ है। लिपि के विकास की अगर हम देखें, बात करें, तो सबसे पहले जो लिपि सामने आई वो है चित्रलिपि। चित्रलिपि जिसमें चित्र बना कर के अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाता था। चित्रलिपि में प्राचीन समय से हम देखते हैं कि ज़्यादातर जैसे घड़ों पर चित्र बना दिए गए या अनेक स्थानों पर चित्र बना करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाता था। इतिहास में चित्रलिपि लिपि की पहली सीढ़ी है जहां से अपने बात को आगे पहुंचाने का क्रम शुरू होता है। परंतु यह लिपि अनेक सीमाओं में बंधी हुई है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे राम, श्याम, एक व्यक्ति का चित्र बना देने से किस व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं ये हमें नहीं पता चलता है। दूसरी बात, भाववाचक संज्ञाओं को हम लिपि के माध्यम से, चित्रलिपि के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी रहती है कि जो व्यक्ति कलाकार नहीं है, अर्थात जो चित्र बनाना नहीं जानता है, वह व्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा। तो इस तरह से चित्रलिपि की बहुत सीमाएं हैं। इसके अलावा काल को भी व्यक्त करने में ये लिपि असमर्थ है। चित्र के माध्यम से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वर्तमान काल की बात कर रहे हैं या भूतकाल की बात कर रहे हैं या भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से चित्रलिपि की बहुत सी सीमाएं हैं। इसके बाद लिपि की दूसरी सीढ़ी जो सामने आती है वो है सूत्रलिपि। सूत्रलिपि का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते थे, जैसे रस्सी में गांठ बांधी जाती थी, पेड़ों की छाल आदि में गांठ बांधी जाती थी। इसकी परंपरा बहुत प्राचीन हमें मिलती है। इसके लिए ये भी होता था कि भिन्न भिन्न प्रकार की रंगों की रस्सियाँ लेकर के, उनमें मोती घोंगे बांध करके, अनेक लंबाइयों की रस्सियाँ लेकर के अपनी बात को आगे पहुंचाया जाता था। लेकिन इस लिपि में भी बहुत सारी कमियां हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो गांठ बांधी गई है किस रंग की रस्सी किस बात को अभिव्यक्त करेगी। इस तरह से इसकी अपनी सीमाएं हैं। तीसरी सीढ़ी में हम देखते हैं प्रतीकात्मक लिपि। प्रतीकात्मक लिपि जो है शुद्ध रूप में लिपि नहीं है, लेकिन हम दूरस्थ व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचा रहे हैं अपनी भेजी हुई वस्तुओं से, तो इस अर्थ में ये लिपि में मानी जाती है। कई देशों में इसका प्रचलन रहा है कि कुछ सामान भेज करके प्रतीकात्मक रूप में इस लिपि का प्रयोग होता रहा है।
हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि जैसे शादी विवाह आदि में हम पीले चावल भेजते हैं, तो ये भी एक तरह से अपना संदेश दूसरों तक पहुँचाने का एक तरीका है। फिर इस कड़ी में चौथी लिपि जो है वो है भावमूलक लिपि। भावमूलक लिपि एक तरह से चित्रलिपि का ही विकसित रूप है, क्योंकि चित्र जो हैं वो भावों को भी व्यक्त करने लगे। जैसे हमने सूरज का चित्र बना दिया, तो सूरज का ये चित्र जो है वो सूर्य को तो व्यक्त करेगा ही, इसके साथ साथ ओज को भी व्यक्त करेगा, ओज का भी प्रतीक बनेगा सूर्य। तो चित्र जो है वो भावों की अभिव्यक्ति भी करने लगे। तो भावमूलक लिपि जो है एक तरह से चित्रलिपि का ही विकास कहा जाता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे भाव ध्वनिमूलक लिपि और ध्वनिमूलक लिपि। नमस्कार।